गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियाई, तो उसके अंदर अपन ने कोवैलेंट रेडियस पढ़ा था कि व्हाट इज़ कोवैलेंट रेडियस। फर्स्ट हमारी थी कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस के बाद का टॉपिक आज का हमारा रहेगा मेटेलिक रेडियस के बारे में। थोड़ा सा आप इन शॉर्ट देख लीजिए कोवैलेंट रेडियस में क्या था हमारे, कि ये कोई दो मॉलिक्यूल थे, इनका न्यूक्लियाई और ये इनका ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस का हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट की थी और उसका हाफ किया था। यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करने पर हमें ये जो मिला, ये रेडियस, ये रेडियस हमारी क्या थी, CR, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट मीन्स सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। तो कोवैलेंट रेडियस हमने कल फाइंड आउट की थी, जिसमें एग्जाम्पल भी लिया था एक कार्बन का, और कि भी 154 पिकोमीटर होता है और उसका आधा किया था तो 77 जो हमारा पिकोमीटर आया था कार्बन के लिए। और एक हमने इसी में लिया था क्लोरीन का, कि भाई सपोज ये Cl मॉलिक्यूल है, ये Cl मॉलिक्यूल है, तो Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में क्लोरीन एटम की रेडियस कितनी होती है, तो वो भी हमने कल किया था। उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस या मेटेलिक रेडियाई क्या है, धात्विक त्रिज्या। चलिए, तो धात्विक त्रिज्या पढ़ते हैं हम। क्या है धात्विक त्रिज्या भाई? जैसे ये कोई एक धात्विक जालक है, धात्विक त्रिज्या जो कि मेटल है। मेटल के अंदर क्या होता है, ये मैं एक धात्विक जालक यानी मेटेलिक नेट बना रहा हूँ। इधर देखिए, धात्विक जालक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। धात्विक जालक जो होते हैं उसके अंदर धातु परमाणु ये इस तरह से व्यवस्थित रहता है। ये धात्विक परमाणु है, मेटेलिक एटम। तो ये मेटल के जो एटम है, इस तरह से बहुत सारे एटम एक जालक के रूप में फैले रहते हैं। बहुत सारे एटम एक जालक के रूप में रहते हैं। इसके अंदर ये जो आपका इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। कल मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट किसी एटम की रेडियाई फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो रेडियाई फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखिए, यहाँ जो दोनों एटम है वो बिल्कुल क्या है, पास पास है। इनके बीच की थोड़ी दूरी ज़्यादा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा हमारा, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रही है वो mr है। यहाँ अगर इसमें डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ देख लीजिए ठीक से, कि ये जो एटम था और ये जो धात्विक एटम है, दोनों इक्वली बनाना ऑलमोस्ट। ये जो धात्विक एटम है ये इनके न्यूक्लियस है। आपको इस न्यूक्लियस से यहाँ इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने के बाद ये हमारी आगे क्या, यहाँ से यहाँ तक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, इसका आधा करेंगे। अंतर नाभिकीय दूरी बोलते हैं इसको हिंदी में, अंतर नाभिकीय दूरी। दो धात्विक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो होता है वो हमारी मेटेलिक रेडियस होती है, धात्विक त्रिज्या होती है। तो अगर देखा जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए CR और MR को, तो मैं कहूँगा
कि एम आर मेटेलिक रेडियस जो है वो बड़ी होती है हमेशा सी आर से, कोवैलेंट रेडियस से। मेटेलिक रेडियस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करूं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माना कि आपका ये जो है आपका धात्विक जालक, ये कॉपर का है। कॉपर के अंदर क्या होता है कि ये एक कॉपर का एटम है, ये दूसरा कॉपर का एटम है। कोई भी मान लीजिए, सपोज ये कॉपर, तो ये जो डिस्टेंस है वो 256 पिकोमीटर होती है कॉपर के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल हम करते हैं मेटेलिक रेडियस के लिए। कॉपर जालक में कॉपर का जो कॉपर के धात्विक जालक के अंदर क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, डायरेक्ट लिख लीजिए, सॉरी आप लिख दीजिए एम आर इज इक्वल मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या, वो किसके इक्वल होगी? 256 होती है। एक बार मैं आपके इसमें लिख देता हूँ कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो भी है इसमें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय जो दूरी है उसका क्या करना होता है? आधा। कॉपर जालक में एक कॉपर एटम और दूसरे कॉपर एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपके 256 पिकोमीटर। तो 256 इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, बट्टे 2 कर दिया अपन ने, तो ये कितना आया भाई? 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर, ये हमारा क्या आ गया है? धात्विक त्रिज्या। ये एक एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद तीसरे टाइप की जो रेडियस होती है, थर्ड टाइप की रेडियस, वो कौन सी है भाई? वंडरवॉल रेडियस। कौन सी है? वंडरवॉल्स रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस यानी कि वंडरवाल त्रिज्या, इसको बोला जाता है वंडरवाल त्रिज्या। ये वंडरवाल त्रिज्या ऐसा है भाई, इसके अंदर तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच की न्यूक्लियर डिस्टेंस देख रहे हो। यहाँ भी इसके अंदर कोवेलेंट में भी एक और एक दूसरे एटम के बीच, यहाँ क्या होगा कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि भाई एक Cl2 मॉलिक्यूल है और उसके पास में एक दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं शो ऐसे करूँगा कि माना कि ये हमारा यहाँ से लेके ये Cl2 है, ये Cl है और ये भी Cl है। इट मीन्स ये जो है Cl2 मॉलिक्यूल है, ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है इसके पास में एक दूसरा और क्लोरीन का मॉलिक्यूल पड़ा है। ये क्लोरीन गैस है, तो इसमें ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ से मैं अगर डिस्टेंस निकालूँ इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच का, तो ये तो कोवेलेंट रेडियस आएगी, ये बताया यहाँ पे। बट इस मॉलिक्यूल और उस मॉलिक्यूल, ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसके बीच, इस मॉलिक्यूल के इस न्यूक्लियस और इसके इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपको इसका आधा करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे अपन, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसका हाफ करते हैं तो ये आएगी, वो हमारी क्या होगी? ये जो हमारी WR होगी, वंडरवाल रेडियस, VRWR। तो WR लिख दीजिए, वंडरवाल में VR या WR जो भी आप को ठीक लगे, WR, इसको भी यहाँ W कर देते हैं, वंडरवॉल, ठीक है, वंडरवॉल रेडियस।
तो वंडरवॉल रेडियस जो होती है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूल डिस्टेंस है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ इसकी कोई बॉन्डिंग नहीं है, मतलब अनाबंधित परमाणुओं के बीच ये जो एटम है और ये एटम है, इनके बीच में कोई प्रकार की बॉन्डिंग नहीं है। तो यहाँ इसको बोला जाता है अनाबंधित, दो अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी, यह अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी है और इस दूरी का क्या करना है, आधा। तो हमारे क्या मिल जाती है भाई, वंडरवॉल रेडियस। तो दो अनाबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा हमारा क्या होती है, एक तो होता है आबंधित परमाणु, एक होता है अनाबंधित। ये दोनों तो बंधे हुए हैं भाई, इसमें क्या बोलोगे कि ये जो दूरी है वो कैसा है, ये दूरी तो है आपके आबंधित है, यानी इनके बीच में बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है, बॉन्डिंग एटम है। और ये क्या है, इनके बीच में देयर इज़ नो एनी बॉन्डिंग बिटवीन दिस एटम एंड दिस क्लोरीन एटम। तो आबंधित परमाणु है भाई, आबंधित परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, आबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी नहीं लिखना, बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिक इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी, ठीक है। ओके, फाइनली हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। सबसे छोटी रेडियस होती है कोवेलेंट, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोवेलेंट रेडियस इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन मेटेलिक रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस स्मॉलर देन वंडरवॉल रेडियस। मीन्स वंडरवॉल रेडियस जो है आपकी, वंडरवॉल त्रिज्या है, वो सबसे बड़ी होती है। वंडरवॉल त्रिज्या क्या होती है भाई, सबसे बड़ी होती है। तो पहले आप लोग यहाँ तक एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिखिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ रेडियस की तरफ। चलिए यहाँ तक एक बार आप लोग लिखें, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। फोर्थ रेडियस, आयनिक रेडियस, नंबर फोर्थ कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, देन आपकी वंडरवॉल रेडियस, और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे भाई कंटिन्यूस एटॉमिक रेडियस का फोर्थ रेडियस हम पढ़ रहे हैं, आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है देखें। आयनिक त्रिज्या वापस से दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयनिक रेडियाई। फर्स्ट आपका धनात्मक धनायन की त्रिज्या हो जाएगी एक तो, और एक हो जाएगी ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन ऋणायन क्या चीज़ है देखते हैं सारा, हेडिंग लगाना आप लोग, आयोनिक रेडियाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर फोर्थ आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियस मीन्स आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ओके, आयनिक त्रिज्या किसे बोलते हैं आयनिक त्रिज्या भाई। कोई परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर प्लस या माइनस चार्ज आता है। तो आयन बनने पर उसके त्रिज्या में कोई परिवर्तन आएगा। जब भी आयन बनेगा तो या तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी या त्रिज्या घटेगी। तो देखिए कैसे क्या हो रहा है सब यहाँ बोर्ड पे आप लोग। जैसे मैंने बोला भाई एक दो टाइप की होती है, मैं दोनों साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। धनायनिक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लिख दीजिए आप
और ऋणायन की त्रिज्या, और ऋणायन की त्रिज्या। रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, एनायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस, और उधर लिख देता हूँ मैं आपके एनायनिक रेडियस। चलिए ध्यान से देखो, धनायन की त्रिज्या, जैसे कि अपने पास एक एटम है, सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे बताते हैं, ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज़ किया, वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिलीज़ किया। जब वैलेंस शेल का जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, कैटायन। तो फिर इसकी और इसकी रेडियस में क्या है, चेंज, इसकी रेडियस बढ़ी घटी, कब ज़्यादा हुई या कम हुई, क्या अभी बताते हैं। तो Cl जो होता है क्लोरीन, इसका एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके ऊपर आता है Cl-। तो ये जो दो केस है, उधर उसमें बन रहा है आपके एनायन, यहाँ बन रहा है कैटायन। क्या सीन है कि जो सोडियम था हमारा पहले, जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, उसका 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो ये जो सोडियम था, अब इसका जो है वो क्या है, 2, 8। क्या समझे आप कि यहाँ जो था ये अपना K सब शेल थी, और कोश जो थे ना K-L-M-N आपने पढ़े थे, तो K और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े हैं, L में, और ये पड़ा है आपका M में। यहाँ पे K तो है और L भी है, बट M नहीं है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ जो कोश थे ना पहले, शेल कितनी थी, 3। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में कि यहाँ कोश जो थे आपके, शेल जो थी 3 थी, और यहाँ पे जो शेल है वो शेल कितनी है, 2 ही है। तो 2 कोश लिख रहा हूँ मैं, आपके लिख रहा हूँ 2 कोश। तो यहाँ पे कोश कितने हैं, 2 है। मतलब एक कोश जब भी आपका धनायन बनेगा किसी उदासीन, ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम, ठीक है ना, जिस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम जैसे ही कन्वर्ट हुआ किसमें, कैटायन में, धनायन बना, तो धनायन बनते ही यहाँ पर एक कोश क्या हो गया, कम। वैलेंस शेल जो संयोजकता कोश होता है, वैलेंस शेल इज़ द आउटर मोस्ट शेल। सोडियम जो होता है, सोडियम के अंदर आपको पता है कि ये शेल इसकी K है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद ये L है, जिसमें टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो आपका लास्ट, इसमें मैं कह रहा हूँ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये K है, ये हमारा L है, और ये M है। M में 1 ही इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा जब इसको क्या दी जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। जब इसको आयनन ऊर्जा दी जाती है, तो आयनन ऊर्जा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 3 कोश से इसमें कोश 2 ही रह जाएंगे। मीन्स धनायन का आकार हमेशा किसी उदासीन परमाणु से कम होगा। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम से हमेशा इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। जिसका एक रीज़न तो हो गया कोश, और दूसरा हो जाएगा इसका न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियर प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वो भी अब बता रहे हैं। पहले यहाँ एक कोश के रेफरेंस में हो गया कि साइज छोटा होगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो है हमारा क्या पढ़ेंगे हम, साइज का। चलिए ये फर्स्ट लगा दीजिए इसको। सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल या आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। भाई यहाँ पर जो है 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर जब वो न्यूट्रल था, और 11 इलेक्ट्रॉन, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे ही कैटाइन बना तो अब वो 11 इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? कितनों को? 10 को। तो 11 इलेक्ट्रॉनों को 10 इसको खींचना किसको? प्रोटोनों को ज़्यादा आसान होगा। मतलब आप यहाँ देख लीजिए, समझ जाइए कि पहले 11 इलेक्ट्रॉन इन जो 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटोनों को खींच रहा था, बट जैसे ही इसके अंदर बना कैटाइन, या प्लस नहीं लगाया था मैंने, ध्यान देना प्लस लगाना है, कैटाइन, जब 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, यानी कि साइज क्या होगा? छोटा होगा। मतलब जो आयोनिक साइज है, साइज जो है मैं बोल रहा हूँ वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या हो जाएगा भाई? ये जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा साइज उतना ही छोटा हो जाएगा अपना। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ ओवरऑल धनायन की त्रिज्या में मुझे यही बताना है कि जैसे जैसे कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ऊपर किसी मॉलिक्यूल के, किसी एटम के ऊपर आवेश बढ़ने पर उसका साइज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर साइज छोटा होगा। तो कैसे? यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि इनको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो मैं डायरेक्ट अरेंज कर ही रहा हूँ। जैसे माना कि फ्लोरीन उधर करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो इस पर प्लस चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज। ओके, ये सारे के सारे हमारे क्या है? कैटायन। रेडियस किसकी बड़ी किसकी कम? तो हमने क्या सीखा कि धनायन जो होता है उसकी त्रिज्या, धनायन मतलब पॉजिटिव, कैटायनिक जो चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उसके ऊपर आवेश आएगा, चार्ज आएगा, उतना ही साइज क्या होगा? छोटा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? धनायन बनने पर आकार घटता है, तो धनायन बड़ा इसके ऊपर, तो इसका सबसे छोटा साइज है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। ठीक है भाई। अब माना कि ऐसे बोल दे कि जैसे ये सोडियम एटम है और ये Na+ है, या इसमें से कौन छोटा? तो ये छोटा, मतलब न्यूट्रल एटम इससे बड़ा होता है। फाइनली क्या पता चला कि पॉजिटिव चार्ज आने पर साइज क्या हो जाएगा? कम, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए यहाँ पे आते हैं। एक क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ठीक है 17। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा K है, ये L के अंदर है और ये हम पढ़ा है M में। क्लोरीन एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है। ये क्लोरीन एटम है, यहाँ पे 2, 8 और ये बाहर वाले में यहाँ पर टोटल होते हैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक है, 7 हो गए। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको ऐड कर दिया जाए, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एटॉमिक नंबर अभी भी इतना ही है। इलेक्ट्रॉन जो है 2, 8 और ये हो गए 8। इट मीन्स जो M शेल थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया? बढ़ गया, तभी इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा? अच्छा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा कि पहले 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 17 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
तो उससे क्या होगा, जेड इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, थोड़ा सा वापस इधर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था भाई, कि जैसे ही प्लस ऊपर चार्ज आएगा तो साइज इसका क्या हो जाएगा, छोटा। यहाँ पे साइज क्या होगा, बड़ा होगा। बिकॉज क्या कह रहा हूँ कि जो साइज है ना यहाँ पर, वो जैसे यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा आपका, घटेगा। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो रहा है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जब कम होगा इलेक्ट्रॉनों पर तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइज, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश साइज, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ओके है, ठीक है। तो नाभिकीय आकर्षण बल देखिए आप लोग, प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे ही बढ़ेगा, कितना है, एक बार थोड़ा सा दोबारा देखें यहाँ पे कि 17 इलेक्ट्रॉन पहले 17 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। कब, जब वो न्यूट्रल था, उदासीन था। अब वो 17 इलेक्ट्रॉन जो है, 17 नहीं है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को, अब जो प्रोटॉन अभी भी नाभिक के अंदर कितने हैं, 17 ही है, बट इस बार इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स क्या हो रहा है कि 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। तो 18 को खींचना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो गया, मतलब क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा। आकार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा है कि घटा है भाई, घटे, बढ़ा कहाँ है, घटा है, सॉरी। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हुआ है, कम हुआ है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हुआ है तो साइज क्या हुआ है, आकार क्या हुआ है, उसका साइज जो है वो बढ़ गया है। ओवरऑल बात यह है कि अगर Cl है, एग्जाम्पल से देख लो एक बार, फिर दोनों वापस समझाता हूँ। Cl जो था क्लोरीन, ये हमारा कैसा था, उदासीन, यानी न्यूट्रल है, अगर कोई चार्ज नहीं है। फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब दिया इसने तो इसके ऊपर क्या आ गया, Cl माइनस। माइनस आने पर अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से ये उदासीन मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन है भाई, किसका आकार बड़ा है, तो आकार बड़ा किसका होगा, एनायन का। जिसके ऊपर ऋणायन आ जाता है उसका आकार हमेशा बड़ा होता है। सपोज करो कि ये ऐसे होता, फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन के ऊपर जो है आपके माना कि एक माइनस था, फिर ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3। अब बोले भाई आकार किसका बड़ा किसका छोटा, तो हमने ये सीखा है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, जितना ज़्यादा ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका साइज़ जो है उतना ही बड़ा होगा। इट मीन्स ये सबसे बड़ा है, फिर ये है। एक क्वेश्चन में आपको दोनों का मिक्सअप देता हूँ, इनका प्लस का माइनस का। क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे ही, अरेंज the following anion and cation in increasing order of साइज। ठीक है, इनकी साइज के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। तो क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको, सपोज करो
मैंने लिखा एल्यूमिनियम प्लस Cl माइनस O-2, एक लिख दिया मैंने इसमें सोडियम एल्यूमिनियम प्लस 3 Na प्लस, एक लिख दिया नाइट्रोजन माइनस 3। और क्वेश्चन इस टाइप से आपके आ गया। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इट मीन सबसे साइज छोटा है उसको सबसे पहले रखना है। तो छोटा साइज सबसे छोटा किसका, n माइनस का, तो n माइनस सबसे छोटा ना, इस जो है n माइनस जो है सबसे छोटा, सॉरी n माइनस छोटा नहीं है, सबसे छोटा पहले लिखना है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज लिखना है, एक Mg भी लिख देता हूँ लोग, Mg+2। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर है, ये लो साहब, ये सबसे छोटा। इससे बड़ा मैग्नीशियम हो गया +2, उससे बड़ा कौन हुआ, Na+ हो गया। फिर उससे बड़ा Na, इससे भी बड़ा कौन हुआ भाई, इससे बड़ा आपका Cl-, फिर O2 यानी O-, O2 नहीं, O-, और उसके बाद आपके N-3 O-2। ये इसका आपका आंसर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बोला था, इसमें दोबारा देख लीजिए कि ये जो 11 प्रोटॉन है वो 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे थे कितने इलेक्ट्रॉन को, 11 प्रोटॉन यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसी टाइप से इसके अंदर यहाँ पर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो अब प्रोटॉन अभी भी अंदर नाभिक में, प्रोटॉन नाभिक में होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया भाई, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन के एक जाने से इलेक्ट्रॉन अभी पीछे कितने हैं, 10। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनको अब क्या कर रहे हैं, ये 10 जो पहले 11 इलेक्ट्रॉनों को 11 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे थे, अब आपके इसके 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। जब क्या बन गया, ये आपका कैटायन। तो नाभिकीय जो आवेश है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जेड इफेक्टिव क्या हुआ, बढ़ा है। यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जब क्या हुआ है, बढ़ा है। ये बढ़ने से आकार क्या हो गया, आकार क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। साइज जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो, एक बार वापस चेक कर लो। 17 प्रोटॉन जो थे वो 17 प्रोटॉन यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन और आया तो 17 वाले अब पहले 17 को आकर्षित नहीं करके कितने को करेंगे भाई, 18 इलेक्ट्रॉन को। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन को जब आकर्षित करेगा तो यहाँ पे नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर चार्ज जो जेड इफेक्टिव जो है वो हमारा क्या हुआ, नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो साइज क्या हो गया, आकार जो है उसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो बात तो एक ही है ना। इसमें भी यहाँ लिख सकते थे आप क्या कि साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बात तो वही है। ठीक है, तो यहाँ साइज बढ़ रहा है, यहाँ साइज घट रहा है। कॉन्सेप्ट इधर का जो है ना वही उधर सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप लोग नोट करें, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश समझा देता हूँ आपको क्या होता है। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश में आवर्तिता दोनों समझाते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या हो गया भाई कि ये जो अपना नाभि है और ये यहाँ बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इन सेल्स के अंदर, इन कोशों के अंदर बाहर जो है इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो नाभिक के द्वारा जो इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगता है उसे ही प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहा जाता है। नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन है, वो इनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यहाँ से जब ये इसको आकर्षित करेंगे तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन अंदर और पड़े हैं जो इनको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। ये तो ये जो आकर्षण है अंदर की तरफ, ये तो आपका हो गया नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिक का आकर्षण बल। बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वापस प्रतिकर्षित करते हैं, जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। उसका मैं अलग से आपको बताऊंगा, एक टॉपिक लूँगा परिरक्षण प्रभाव जस्ट इसके बाद में। तो परिरक्षण प्रभाव, यहाँ इसके अंदर अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश में पढ़ रहे हैं आवर्तिता। आवर्तिता मीन्स क्या होता है भाई, पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी मीन्स क्या हुआ, आवर्तिता किसमें, प्रभावी नाभिकीय आवेश में। कैसे, वो ऐसे भाई कि किसी अपन जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं या वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या प्रभाव होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट या लेफ़्ट टू राइट। और यहाँ पे आपसे टॉप से बॉटम की तरफ आते हो ग्रुप के अंदर, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है या घटता है। बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है और घटता है तो क्यों घटता है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। जैसे वर्ग में यानी कि ग्रुप में, वर्ग में अपन ऐसे आते हैं, इस वर्ग में कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा कि यहाँ जैसे एक शेल है हाइड्रोजन में, तो उसके बाद में नीचे लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है। कंटिन्यूस ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, कोशों की संख्या बढ़ेगी। जब कोशों की संख्या बढ़ती है तो कोशों की संख्या बढ़ने से आपका जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। अरे इलेक्ट्रॉन नाभिक से, जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएंगे, दूर होंगे तो वहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होगा। तो प्रभावी आकर्षण बल का मान कम होने से मैं यहाँ सीधा सीधा ये लिख रहा हूँ कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्ग में तो ये सीन होता है। बात करते हैं इधर आवर्त में, कि आवर्त में यानी पीरियड है ना भैया, बात कर रहा हूँ मैं पीरियड की, ओके। और यहाँ मैंने बात करी है आपके ग्रुप की। ग्रुप में तो ये होगा। आवर्त के अंदर क्या होगा भाई, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जाओगे तो परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। चलो आप लोग खुद ही लिख लेना, मैं इसको बोल लेता। एटॉमिक नंबर जो है आपका परमाणु क्रमांक वो लगातार बढ़ेगा भाई। प्रोटॉन जब क्रमांक बढ़ेगा तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज, मतलब क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉनों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी प्रोटॉनों की संख्या।
भाई प्रोटॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो आप कह सकते हो कि प्रभावी, यहाँ पे कोश नहीं बढ़ रहे हैं, आवर्त में कोश सेम रहता है, तो फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। ठीक है भाई, कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।